अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर राबिया। आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज़ बोन्स। बोन क्या है, बोन की टाइप्स क्या होती हैं, बोन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सब पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑस्टियोलॉजी से। ऑस्टियोलॉजी में ऑस्टियो मीन्स बोन एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो ऑस्टियोलॉजी सिस्टेमिक एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम बोन्स एंड कार्टिलेजेस की स्टडी करते हैं। नाउ बोन क्या है? बोन एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर मिनरल्स की डिपोजिशन होती है, जिसका एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है उसमें ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो भी ऐड होता है। सो बोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि बोन जो है, डेफिनेशन भी यही है, बोन एक रिजिड है, हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। फंक्शंस ऑफ बोन क्या है कि बोन जो है वो एक बॉडी को कैरेक्टरिस्टिक शेप देती है, फॉर्म देती है। लाइक अगर इसकी एग्जांपल इस तरह से दी जाए कि अगर बोन्स नहीं होती और सिर्फ सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता तो वो किसी शेप में ना आता, उसकी जो एक प्रॉपर वो ढीला ढाला सा रहता। तो बोन्स की वजह से जो है वो एक बॉडी को पूरी जो फॉर्म आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म आ रही है, वो बोन्स की वजह से आ रही है। इसके साथ साथ बोन्स जो हैं वो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन्स प्रोवाइड करती हैं। प्रोटेक्शन इस तरह से कि जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं सच एज ब्रेन हो गया या हार्ट और लंग्स वगैरह हो गए, ये बोनी केस के अंदर पड़े हुए होते हैं। इस तरह से ये बोनी केस जो है वो इन सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को बाहर के हार्श सख्त एनवायरनमेंट से जो है ना वो बचाती है। यानी अगर कोई से भी चोट लगेगी तो वो पहले उस हार्ड स्ट्रक्चर से गुजर कर फिर अंदर सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को डैमेज करेगी। नेक्स्ट इज के बोन ऑल्सो प्रोवाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट टू टेंडन्स, मसल्स एंड लिगामेंट्स। बोन्स के ऊपर बहुत सारे मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन होती है, टेंडन्स आकर लगते हैं और लिगामेंट्स लगते हैं। इसके साथ साथ दे पोजेस द एक्टिविटी ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। जो बोन सेल्स हैं, WBCs या RBCs या प्लेटलेट्स, ये सारे जो हैं वो बोन के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, उसके अंदर इन बोन सेल्स की फॉर्मिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये बोन फॉर्मिंग प्रोसेस लॉन्ग एंड्स ऑफ द बोन में हो रहा होता है, एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन में हो रहा होता है, वर्टिब्री में और रिब्स में हो रहा होता है। इसके साथ साथ दीज आर द चीफ साइट्स ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के सेल्स यानी रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। उन सेल्स की सिंथेसिस भी बोन मैरो के अंदर हो रही होती है, यानी बोन के अंदर हो रही होती है। इसके अलावा बोन्स जो हैं वो स्टोर हाउस हैं मिनरल्स के, पर्टिकुलरली अबाउट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो ये कैल्शियम ब्लड से उठाकर बोन्स के ऊपर डिपॉजिट कर दिया जाता है। इस तरह से ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिनरल्स को अपने ऊपर स्टोर कर लेती है। और सेम केस है कि इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में हेल्प करती है। अगर ज़्यादा है कैल्शियम का लेवल एक टाइम में ब्लड के अंदर तो वहाँ से उठाकर बोन में डिपॉजिट कर दिया जाएगा, और अगर ड्रॉप हो रहा है कैल्शियम का लेवल इन द ब्लड तो फिर बोन से वहाँ कैल्शियम को उठाकर ब्लड के अंदर दे देगा। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में बोन्स जो हैं वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये तो थे जनरलाइज्ड फंक्शन। अब कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि मिडल एयर के अंदर हमारे पास 3 बोन्स होती हैं जिनको हम ऑसिकल्स बोलते हैं। ये ऑसिकल्स साउंड की ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं फ्रॉम द मिडल एयर इनटू द इंटरनल एयर। इस तरह से होता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो एंटर होती हैं एयर के अंदर, उसके बाद वो स्ट्राइक करती हैं एयर ड्रम के साथ। ये वाइब्रेशन जो है वो दे दी जाती है टू द ऑसिकल्स ऑफ द मिडल एयर।
उसके बाद ये मिडल एयर्स इन वाइब्रेशंस को इंटरनल एयर को देते हैं। इंटरनल एयर में ये वाइब्रेशंस केमिकल स्टिमुलस में कन्वर्ट कर दी जाती हैं और ये स्टिमुलस जो है वो फिर हायर सेंटर तक लेकर जाया जाता है। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म था हेयरिंग का। नेक्स्ट इज़ के बोन्स ऑल्सो हेल्प इन रेस्पायरेशन, कि जो आपका रिब केज है, जो रिब्स हैं, ये आपके वॉल्यूम को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग द रेस्पायरेटरी प्रोसेस। बोन्स ऑल्सो हेल्प इन स्पीच, जो फेशियल बोन्स हैं वो स्पीच में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ जो बोन्स हैं, दीज आर ऑल्सो द स्टोर हाउस ऑफ लिपिड्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, ये एक टाइप है लिपिड की जो कि स्टोर की जाती है इन द येलो बोन मैरो। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द बोन्स। हमारे पास जो बोन्स की टाइप्स हैं, सबसे पहले उसमें लॉन्ग बोन पढ़ लेते हैं। लॉन्ग बोन जो है वो हमारे पास नाम से पता चल रहा है कि लॉन्ग बोन होगी, उसका एक लंबी सी शैफ्ट होगी और 2 एंड्स होंगे, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द विड्थ। और इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी 2 एंड्स होंगे, अपर एंड या लोअर एंड कह लें, और शैफ्ट होगी बीच में। इट इज़ स्लाइटली कर्व्ड, ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक बोन का, ये एक ह्यूमरस बोन है, इसका ये अपर एंड हो गया और ये लोअर एंड हो गया, और इन दोनों एंड्स के बीच में एक लंबी शैफ्ट है। सेम केस इस बोन के साथ है, विच इज़ फीमर। अभी हम आगे इसकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे। लॉन्ग बोन जो होती है वो स्लाइटली कर्व्ड होती है। स्लाइटली कर्व्ड इस वजह से होती है कि ये बॉडी का जो है वो बॉडी का वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जो ड्यूरिंग द मूवमेंट एक बोन के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये स्लाइटली कर्व्ड होती है। अगर बोन जो है वो स्ट्रेट होती है तो फिर उसके जो थे वो बहुत ज़्यादा चांसेस थे या वो इतनी फ्रेजाइल होनी थी कि उस प्रेशर के रिजल्ट में उसने फ्रैक्चर हो जाना था, टूट जाना था। लॉन्ग बोन के अंदर जो है वो मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। ये भी हम थोड़ी देर में कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन पढ़ लेंगे। लॉन्ग बोन जो है वो कॉम्पैक्ट बोन से ज़्यादा मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है बहुत स्मॉलर स्पेसेस होती हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि ये प्योरली कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी हुई होती है, ये जो है वो स्मॉल अमाउंट में स्पॉन्जी बोन से भी मिलकर बनी हुई होती है, और स्पॉन्जी बोन के अंदर जो स्पेसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। एग्जाम्पल्स क्या है लॉन्ग बोन की? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, ये आपकी अपर लिम्ब की बोन्स हो गई। इसके साथ साथ मेटाकार्पल बोन्स, हैंड की बोन्स हो गई। लोअर लिम्ब में जाएं तो फीमर, टिबिया, फिब्यूला एंड द फ्लेंजेस। ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है जो कि थंब साइड पर होती है, ये अल्ना है, ये मेटाकार्पल बोन्स हैं, और ये 14 फ्लेंजेस हैं जो कि आपकी उंगलियों की डिजिट्स की बोन्स होती हैं। लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो ये फीमर हो गई, टिबिया हो गई, फिब्यूला हो गई, मेटाटार्सल्स हो गई, उसी तरह से फुट की बोन्स हो गई, और टोस की जो बोन्स होंगी उनको हम फ्लेंजेस बोलेंगे। एक क्लास पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट बोन्स को। शॉर्ट बोन्स हमारे पास वो बोन्स होंगी जो मतलब शॉर्ट होंगी, क्यूब शेप्ड होती हैं, इनकी लेंथ, विड्थ, डेप्थ सेम होता है सब कुछ। ये मोस्टली स्पॉन्जी बोन से मिलकर बनी हुई होती हैं, लेकिन इनके ऊपर एक कॉम्पैक्ट बोन की थिन सी लेयर होती है। इसकी एग्जांपल क्या है कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास कार्पल बोन्स और टार्सल्स बोन्स आती हैं। ये जो आपको छोटी छोटी सी बोन्स नज़र आ रही हैं, दीज आर द शॉर्ट बोन्स। नेक्स्ट इज़ फ्लैट बोन। फ्लैट बोन जो है वो थिन होती है। इसमें क्या होता है कि 2 जो हैं वो आउटर एंड इनर कॉम्पैक्ट बोन की शीट्स होती हैं, और उसके बीच में स्पॉन्जी बोन होती है, यानी एक सैंडविच की तरह के उसके ऊपर और नीचे कॉम्पैक्ट बोन की शीट्स होती हैं, और उसकी जो फिलिंग होती है वो स्पॉन्जी बोन से होती है। द लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन आर कॉल्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेबल्स। और उसके अंदर जो स्पॉन्जी बोन पड़ी हुई थी, मोस्टली इसके अंदर क्रेनियल बोन की बात हो रही है कि क्रेनियल बोन्स जो हैं वो मोस्टली फ्लैट बोन्स होती हैं, और इनके जो स्पॉन्जी बोन होती है, फ्लैट बोन के अंदर जो स्पॉन्जी बोन होती है उसको हम डाइपोल बोलते हैं, और उसके जो इनर एंड आउटर कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं उनको हम टेबल्स बोलते हैं। फ्लैट बोन्स अफोर्ड considerable protection and provide extensive areas for the muscle attachment.
एग्जांपल्स अगेन वही हैं, हमारे पास स्कल की बोन्स आ जाएंगी, स्टर्नम है, स्कैपुलाए है, रिब्स हैं, दीज आर द फ्लैट बोन्स। स्कल बोन्स ये सारी जितनी ब्लू कलर में हाईलाइट की गई हैं, दीज आर द फ्लैट बोन्स। नेक्स्ट आर इर्रेगुलर बोन्स। ये वो बोन्स हैं जो पीछे डिस्क्राइब की गई किसी भी कैटेगरी के अंदर फिक्स नहीं कर रही थी, तो हमने इनको उठाकर एक अलग क्लास के अंदर रख दिया, नेम्ड एज इर्रेगुलर बोन्स। इनकी कोई स्पेशल शेप नहीं होती, इनके अंदर स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन का जो रेशो है, क्वांटिटी है, जैसे अभी हमने लार्ज में पढ़ा कि कॉम्पैक्ट ज़्यादा है और जो है वो स्पॉन्जी कम है, और इसी तरह से शॉर्ट में पढ़ा कि स्पॉन्जी बोन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्पैक्ट बोन। फ्लैट में भी हमने इसी तरह से पढ़ा। इनके अंदर ऐसी कोई प्रोपोर्शनेट नहीं है, इर्रेगुलर है, शेप में भी इर्रेगुलर है, और जो प्रोपोर्शन है स्पॉन्जी बोन का और कॉम्पैक्ट बोन का वो भी जो है वो बोन टू बोन वेरी करेगा। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास वर्टिब्री आते हैं, हिप बोन एंड कैल्केनियम बोन। दिस इज़ द हिप बोन जो कि इरेगुलर इन शेप है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी ना ये लॉन्ग बोन में आती है ना शॉर्ट बोन में, और इसी तरह से ये वर्टिब्री है, ये भी हमारे पास इरेगुलर बोन की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज सेस्माइड बोन। सेस्माइड बोन जो है, ये सेस्माइड वर्ड जो है एक प्लांट है, सीसम प्लांट, उससे डिराइव किया गया है, ठीक है। ये बोन्स जो हैं वो स्मॉल बोन्स होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज सेस्माइड बोन्स। ये वो बोन्स हैं जो मसल्स के टेंडन के अंदर जो है वो डेवलप होती हैं, और ये टेंडन के अंदर डेवलप इसलिए होती हैं कि ये जो हैं वो फिज़िकल स्ट्रेस को बियर कर सकें, टेंडन को जो है वो रप्चर से बचा सकें, और ये बोन्स एक्ट करती हैं एज एन पुली, ठीक है। तो ये उन टेंडन्स में डेवलप होती हैं जहाँ पर फ्रिक्शन, फिज़िकल स्ट्रेस या कंप्रेशन ज़्यादा होता है। These sesamoid bones are not always completely ossified and they measure only a few millimeters or 2 centimeters in diameter. सारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेस्माइड बोन्स होंगी वो फ्यू मिलीमीटर्स टू सेंटीमीटर्स उनकी जो होगी वो मेजरमेंट होगी, लेकिन दो जो पटेलर बोन्स हैं, पटेला हैं, नी कैप्स हैं, उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। सेस्माइड बोन अब ये नहीं है कि हम एक जैसे पूरे इंडिविजुअल के अंदर 206 बोन्स पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल्स के अंदर 206 बोन्स होती हैं। सेस्माइड बोन का नंबर जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, पटेला के अलावा। पटेला हर इंडिविजुअल के अंदर होती है, बट अदर सेस्माइड बोन्स जो हैं वो वेरी कर सकती हैं, किसी इंडिविजुअल के अंदर होगी नहीं और किसी के अंदर एवरेज से ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका आप कोई जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं बता सकते। फंक्शनली क्या है कि सेस्माइड बोन जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं टेंडन को फ्रॉम एक्सेसिव वेयर एंड टीयर, और ये इवन जो है वो चेंज ऑफ पुल ऑफ अ टेंडन भी जो है ना वो चेंज कर सकती हैं, डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ अ टेंडन भी, ताकि जो है वो टेंडन को रप्चर से बचाया जा सके ड्यूरिंग अ सर्टेन मोमेंट। अगर हम अपर लिम्ब के अंदर सेस्माइड बोन्स की बात करें तो मोस्टली ये पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड के जो जॉइंट्स होंगे वहाँ पर होती हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली हमने दो फ्रीक्वेंटली सेस्माइड बोन्स देखी हैं, टेंडन ऑफ एडक्टर पॉलिसिस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। एडक्टर मेन एडक्शन कराएगा, ये मसल का नाम है, एडक्टर पॉलिसिस एंड फ्लेक्सर पॉलिसिस। पॉलिसिस मीन्स थंब, तो जो थंब की एडक्शन कराएगा मसल और जो थंब की फ्लेक्शन कराएगा मसल, उन मसल्स के टेंडन में हमें दो सेस्माइड बोन्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली देखने में मिलती हैं। लोअर लिम्ब की अगर हम बात करेंगे तो लोअर लिम्ब में भी हमें इसी तरह से दो कांस्टेंट सेस्माइड बोन्स मिलती हैं पटेला के अलावा, ठीक है। ये कहाँ पर होती हैं? फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस, हेल्यूसिस मीन्स ग्रेट टो की बात है, फ्लेक्सर हेल्यूसिस ब्रेविस मसल, ठीक है, और अगेन एट द मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द बिग टो। पटेला जो है वो हमने दिस बोन नी कैप इस टर्म्ड एज पटेला, ये सेस्माइड बोन है, ठीक है। इस पटेलर बोन के अलावा जो दो सेस्माइड बोन्स की बात की गई है, पिसिफॉर्म बोन भी सेस्माइड बोन है, इसके अलावा हमने कहा कि थंब के ऊपर भी दो सेस्माइड बोन्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं फ्रीक्वेंटली। सेम केस हमारे पास इसमें हमने कहा था कि पाल्मर सरफेस के ऊपर आती है, और लोअर लिम्ब में हमने कहा था कि प्लांटर सरफेस के ऊपर, फुट के नीचे वाले सरफेस के ऊपर जो है वो हमारे पास थंब के जॉइंट पर दो जो हैं वो सेस्माइड बोन्स फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं।
नेक्स्ट इज़ एनाटमी ऑफ अ लॉन्ग बोन, कि हमने जो लॉन्ग बोन पढ़ी थी उसके अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं. डायाफेसिस होता है. डायाफेसिस को हम बोन का शैफ्ट बोलते हैं, ठीक है, विच इज़ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मेन पोर्शन ऑफ द बॉडी. ये जो हम लॉन्ग बोन देख रहे हैं इसके क्या है कि मैंने पहले भी बताया था कि लॉन्ग बोन के क्या होंगे, 2 एंड्स होंगे और बीच में एक लंबी शैफ्ट होगी. ये लॉन्ग बोन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है. 2 एंड्स हैं और बीच में एक शैफ्ट है, ठीक है. शैफ्ट का जो एक और नाम है वो डायाफेसिस होगा. तो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है. एपिफाइसिस जो है वो बोनी एंड्स को बोलते हैं. प्रॉक्सिमल एंड होगा, डिस्टल एंड होगा, यानी अपर एंड होगा और लोअर एंड होगा. मेटाफाइसिस डायाफेसिस और एपिफेसिस के बीच का पोर्शन होता है. इस मेटाफाइसिस के अंदर एक प्लेट होती है जिसको हम एपिफिजियल प्लेट बोलते हैं या ग्रोथ प्लेट बोलते हैं. ये कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है, हाइलिन कार्टिलेज से, विच इज़ अ टाइप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है. ये हाइलिन कार्टिलेज जो है रिस्पॉन्सिबल होता है बोन की ग्रोथ के लिए. जब इंडिविजुअल अपनी एक सर्टेन एज को जो है वो पहुंचता है, फॉर एग्जांपल 18 to 21 ईयर्स तक बोन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है. आफ्टर दिस लिमिट जो ये हाइलिन कार्टिलेज ये रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द बोनी टिश्यू और फिर एक लाइन बन जाती है जिसको हम एपिफेजियल लाइन बोलते हैं. ये 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, डायाफेसिस, एपिफाइसिस, मेटाफेसिस और ग्रोथ प्लेट. इसके साथ साथ हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज. आर्टिकुलर कार्टिलेज अगेन कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होगा, लेकिन ये वो कार्टिलेज होगा जो जब 2 बोन्स मिलकर एक जॉइंट बना रही होंगी तो उन दोनों बोन्स के जो एंड के ऊपर कार्टिलेज लगा हुआ होगा, वो कार्टिलेज जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज कहलाता है. और उसको वो कार्टिलेज कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है. आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को और शॉक को एब्जॉर्ब करता है एट द फ्रीली मोबाइल जॉइंट. आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होता है. ये पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट होने की वजह से जो है रिपेयर आफ्टर ट्रॉमा कार्टिलेज के अंदर जो है वो बहुत स्लो होता है. इसके अलावा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसके अंदर जो है वो ना कोई ब्लड सप्लाई होती है, ना कोई नर्व सप्लाई होती है. और इसी वजह से जो है इन 3 फैक्टर्स की वजह से अगर आर्टिकुलर कार्टिलेज का डैमेज हो जाए तो फिर उसका रिपेयर जो होता है वो बहुत स्लो होता है. ये हमारे पास अब एक डायग्राम है जो कि लॉन्ग बोन्स को जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है. ये हमारे पास इसका प्रॉक्सिमल एंड हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस हो जाएगा. और इसी तरह से एक नीचे एंड होगा जिसको हम डिस्टल एपिफाइसिस बोलेंगे. इन दोनों एपिफाइसिस के बीच में एक शैफ्ट होती है जिसको हम डायाफेसिस बोलते हैं. एपिफेसिस और डायाफेसिस के बीच में एक एरिया होता है जिसको हम मेटाफेसिस बोलते हैं. और ये मेटाफेसिस जो है एक लाइन या ग्रोथ प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है. यानी ये सारी बोनी टिश्यू से मिलकर बनी हुई होगी, बाकी बोन सिर्फ ये एरिया होगा जहाँ पे कार्टिलेज होगा. ये रिस्पॉन्सिबल होता है बोन की ग्रोथ के लिए इन लेंथ एंड ऑल्सो इन विड्थ टू सम एक्सटेंट, ठीक है. एक सर्टन एज के बाद ये कार्टिलेज रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द बोनी टिश्यू, ठीक है. और फिर ये लाइन एपिफिजियल लाइन कहलाती है. बोन का जो एंड होता है जो कि जॉइंट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, इस बोन के एंड के ऊपर एक कार्टिलेज लगा हुआ होता है. ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है. ये बोन के एंड को यानी डायरेक्ट बोन के कनेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए लगाया गया. नेक्स्ट इज पेरिओस्टियम. पेरिओस्टियम जो है वो हमारे पास बोनी टिश्यू के बाहर एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है. इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ब्लड सप्लाई, यानी ये क्या करती है, बोनी टिश्यू के बाहर की एक कवरिंग है. ये आपको पेरिओस्टियम नज़र आ रही है, ठीक है. नीचे बोनी टिश्यू शुरू हो जाएगा. बोनी टिश्यू के ऊपर एक जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है जिसको हम पेरिओस्टियम बोलते हैं. ये पेरिओस्टियम 2 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है, आउटर पेरिओस्टियल लेयर और इनर पेरिओस्टियल लेयर. आउटर जो है वो फाइब्रस लेयर है, फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होती है. फाइब्रस लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. और जो इनर लेयर होती है वो ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है. पेरिओस्टियम का फंक्शन क्या है, पेरिओस्टियम बोन को प्रोटेक्ट करती है फ्रैक्चर के बाद, यानी बोन के टूटने के बाद उसको रिपेयर में हेल्प करती है, बोन की नरिशमेंट में हेल्प करती है और उसके साथ साथ बोन को साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज मेड्यूलरी कैविटी और मैरो कैविटी, ठीक है.
ये मैरो कैविटी एक होलो सिलेंड्रिकल स्पेस होती है डायाफेसिस के अंदर, शैफ्ट के अंदर, जिसके अंदर बोन मैरो पड़ा हुआ होता है। ये बोन मैरो जो है वो क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स होता है रेड बोन मैरो के केस में, और येलो बोन मैरो के केस में ब्लड वेसल्स होती हैं, और साथ में क्या होता है एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, यानी फैट डिपॉजिट्स होते हैं, सेल्स जिनके अंदर फैट्स डिपॉजिट हुए हुए होते हैं। ये कैविटी मिनिमाइज करती है वेट ऑफ द बोन बाय रिड्यूसिंग द डेंस बोनी मटेरियल वेयर इट इज़ लीस्ट नीडेड। यानी ये कैविटी जो है वो बोन के वेट को रिड्यूस कर देती है, और इस तरह से मैक्सिमम स्ट्रेंथ विद मिनिमम वेट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक आता है। नेक्स्ट इज़ एंडोस्टियम। एंडोस्टियम इसी तरह से हमारे पास थिन लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि मेड्यूलरी कैविटी से पहले की होगी, ठीक है, और ये सिंगल लेयर पर कंसिस्ट किए हुई होती है। इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बना हुआ होता है। ये जो आपको नज़र आ रही है, ये अब यहाँ पे कैविटी थी, बोन मैरो कैविटी, ठीक है। इस बोन मैरो कैविटी से पहले जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ये हमारे पास एंडोस्टियम कहलाती है। ये था लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ अ लॉन्ग बोन, ठीक है। जो आपकी बाकी बोन्स हैं, जैसे शॉर्ट बोन हो गई, फ्लैट बोन होगी, इनका भी जो स्ट्रक्चर है सारा इसी तरह से रिजेंबल करता है। बल्कि जो लॉन्ग बोन है उसमें क्या होता है कि डायाफेसिस एंड मेडुलरी कैविटी जो है वो लॉन्ग बोन के अंदर ही होती है। बाकी शॉर्ट बोन्स हो गई वो इसी तरह से स्पॉन्जी बोन से मिलकर बनी हुई होंगी, और उसके बाहर एक छोटी सी कॉम्पैक्ट बोन की लेयर होगी। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी ऑफ द बोन टिश्यूज़, के सेल्स कौन कौन से होते हैं बोन टिश्यू के अंदर। बोन टिश्यू अब एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू की कंपोजिशन हम पढ़ कर आए थे। उसके अंदर सेल्स होते हैं, उसके अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है वो ज़्यादा होता है इन द बोन टिश्यूज़, और उस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी ज़्यादा होता है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर 15% वाटर होता है, 30% कोलेजन फाइबर्स होता है, एंड 55% मिनरल्स होते हैं। मोस्ट अबंडेंट मिनरल सॉल्ट इज़ कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट एक और मिनरल सॉल्ट के साथ बाइंड करता है और एक कंपाउंड बना देता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब ये दोनों मिलकर एक क्रिस्टल बना देते हैं जिसका नाम है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये क्रिस्टल जो है वो बाकी दूसरे मिनरल सॉल्ट्स के साथ मिलकर इस तरह से मिनरल्स की ओस्टियोइड की जो है वो कैल्सिफिकेशन करना शुरू कर देता है। इसको कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। जब मिनरल्स डिपॉजिट होना शुरू होते हैं कोलेजन फाइबर्स के अंदर, तो फिर इस प्रोसेस को कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। एंड दिस कैल्सिफिकेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। बोन की हार्डनेस जो है वो बेशक क्रिस्टलाइज्ड इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स पे डिपेंड करती है, और इसी के साथ साथ हार्डनेस के साथ साथ बोन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोलेजन फाइबर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नाउ द सेल्स, 4 तरह के सेल्स होते हैं: ओस्टियोजेनिक सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टियोसाइट सेल्स एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ओस्टियोजेनिक सेल्स हमारे पास अनस्पेशलाइज्ड बोन के स्टेम सेल्स होते हैं। ये माइटोटिकली एक्टिव सेल्स होते हैं। ये बोन के जो है वो कैविटी के अंदर, मैरो के अंदर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये वो सेल्स हैं जो सेल डिवीजन के अंदर जाते हैं, और न्यू सेल्स बनने के बाद ये डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ओस्टियोसाइट सेल्स। ओस्टियोजेनिक सेल्स जो हैं वो इनर पोर्शन ऑफ द पेरियोस्टियम के अंदर पड़े हुए होते हैं, एंडोस्टियम के अंदर पड़े हुए होते हैं, और इसी तरह से कैनाल्स विद इन द बोन दैट कंटेन द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट इज ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, बोन की सिंथेसिस बनाने वाले हैं। यही ओस्टियोजेनिक सेल्स डिफरेंशिएट होकर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स के अंदर जाते हैं। मैंने भी बताया कि ये माइटोटिकली एक्टिव सेल्स हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन करते रहेंगे और इस तरह से ओस्टियोजेनिक सेल्स बनते रहेंगे, फिर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट करते हैं कोलेजन फाइबर्स को। इसके साथ साथ जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर होता है उसको सिक्रीट करते हैं। Osteoblast cells surround themselves with the extracellular matrix. They become trapped in their secretions and become osteocytes. ये osteoblast cells जब secretions रिलीज़ कर देंगे, यानी ये osteoblast cells mature होकर osteocytes बन जाएंगे।
द सेल्स विद द सफिक्स ब्लास्ट इन द बोन और एनी अदर कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। आपको याद हो तो हमने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बढ़ा था, तो ब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ने भी वहाँ पर कोलेजन की सिंथेसिस की थी। इसी तरह से यहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट सेल्स ने भी कोलेजन फाइबर की सिंथेसिस की है। नेक्स्ट इज ओस्टियोसाइट सेल्स। ये मेच्योर बोन सेल्स होते हैं। जब बोन के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स और मिनरल्स की डेपोजिशन हो जाती है तो फिर जो है ये उस टिश्यू की मेंटेनेंस में काम करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की तरह ये भी सेल डिवीजन में नहीं जाते। सफिक्स विद द साइट सी इन बोन और एनी अदर कनेक्टिव टिश्यू मीन्स मेंटेनेंस ऑफ दैट टिश्यू। ठीक है कि साइट जिस भी सफिक्स के जब सफिक्स साइट यूज़ होगा सेल्स के साथ तो फिर क्या होगा कि इट मीन्स वो वहाँ का मेच्योर सेल है, उसने उस टिश्यू को मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये हमारे पास सेल ईटिंग बोन ईटिंग सेल्स हैं। ठीक है, ये अब क्या करते हैं कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से फोल्ड हुई होती है कि वो एक रफल बॉर्डर बना देती है और ये सेल की उस सरफेस पे बनाती है, सेल की उस साइड पे ये बॉर्डर बनता है जिस साइड ने बोन को फेस किया हुआ होता है। यानी अगर बोन इधर है तो ओस्टियोक्लास्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो इस तरह से रफल बॉर्डर बना देगी और ये जो मेम्ब्रेन है ये लाइसोसोमल एंजाइम को सिक्रीट करेगी और एसिड्स को सिक्रीट करेगी। उससे रिलीज़ होने से जो बोन है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा और ये जो बोन ईटिंग का प्रोसेस है इसको बोन रिजॉर्प्शन कहते हैं। ये नॉर्मल डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हो रहा होता है। द सफिक्स क्लास्ट इज़ द बोन ब्रेक डाउन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास सेल्स हैं, ये ओस्टियोजेनिक सेल्स हैं, ये डिफ्रेंशिएट होंगे इनटू द ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, ये डिफ्रेंशिएट होंगे ओस्टियोसाइट सेल्स के अंदर। ऑन द अदर हैंड ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो बोन की रिजॉर्प्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ये बहुत सारे जो हैं वो मोनोसाइट से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट बोन। इसको कॉर्टिकल बोन या डेंस बोन भी कहते हैं। ठीक है, ये बोन की सरफेस के ऊपर होती है। इट कैन ऑल्सो एक्सटेंड डीपर इनटू द बोन टिश्यूज। डायाफेसिस का बल्क यानी डायाफेसिस का स्पॉन्जी बोन से शुरू होने से पहले तक का जो सारा लॉन्ग बोन में शैफ्ट होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी हुई होती है। अनएडेड आई से कॉम्पैक्ट बोन जो है वो हमारे पास सॉलिड मटेरियल के तौर पर अपीयर होती है, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे स्पेसेस और कैनाल्स होती हैं। ये प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्ट्रेस को, जो कि स्ट्रेस आइदर वेट की फॉर्म में हो सकता है या किसी मूवमेंट की फॉर्म में हो सकता है। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो एक रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है। उस रिपीटिंग यूनिट को ऑस्टियन या हेवर्जियन सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, के सेल ही बार बार रिपीट होता रहता है और एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है। एक इंडिविजुअल के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इसी तरह से हमने ये भी पढ़ा है कि जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, कि न्यूरॉन्स से ही सारा नर्वस सिस्टम मिलकर बना हुआ है। तो इसी तरह से ऑस्टियन से पूरी कॉम्पैक्ट बोन मिलकर बनी हुई है। अब ऑस्टियन क्या है कि ऑस्टियन जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो कि कंसेंट्रिक लेमिलाई से मिलकर बना हुआ होता है अराउंड आ सेंट्रल कैनाल। ये अब आपका ऑस्टियन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यही स्ट्रक्चर रिपीट होता जाएगा और इस तरह से पूरी कॉम्पैक्ट बोन बनती रहेगी। ये पेरिओस्टियम है, सबसे बाहर वाली कनेक्टिव टिश्यू की शीट। उसके बाद ये ऑस्टियन शुरू हो जाएगा, ये डीप आते रहेंगे। ठीक है, ये आउटर सरफेस है बोन की, समझ लें ये डायाफेसिस है, शैफ्ट है लॉन्ग बोन का। उसका पेरिओस्टियम आया, उसके बाद ये सारा ऑस्टियन आना शुरू हो जाएगा। ऑस्टियन के बाद अंदर हमने पढ़ा था कि छोटी सी माइनर क्वांटिटी के अंदर जो है वो स्पॉन्जी बोन होती है। तो ये आपको जहाँ पे ये स्ट्रक्चर चेंज होता नज़र आ रहा है, ये स्पॉन्जी बोन है। इसी तरह से ऑपोजिट हाफ शुरू हो जाएगा इसका, सेकंड हाफ होगा स्पॉन्जी बोन का, फिर इसी तरह से कॉम्पैक्ट बोन होगी और बाहर जो है वो पेरिओस्टियम हो जाएगा। अब हम चलते हैं ऑस्टियन के ऊपर। ऑस्टियन जो है हमने कहा कि हमारे पास कंसेंट्रिक लेमिलाई होते हैं। जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं ये लेमिलाई कहलाएंगे। ठीक है, और इस तरह से सर्कल बनते जाएंगे और एक बीच में कैनाल होती है जिसको हम हेवर्जियन कैनाल बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह पास कर रही होती हैं। ये हेवर्जियन कैनाल, ये जो आपको नज़र आ रही है इस टाइम बिल्कुल आखिरी वाली कैनाल, इसके अराउंड जो है वो लेमिलाई
कंसेंट्रिक अरेंजमेंट में, सर्कल के अरेंजमेंट में स्प्रेड होते रहेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है बेसिक ऑस्टियोन का। These tube-like units of the bone generally form a series of parallel cylinders in the long bone। ये जो ऑस्टियोन्स हैं, ये जितनी बोन की लेंथ होगी उतनी ही ऑस्टियोन की लेंथ होगी, यानी थ्रू आउट द लेंथ पैरेलल वे में जो है वो रन कर रहे होते हैं ऑस्टियोन। बिटवीन द कंसेंट्रिक लेमिलाई आर द स्मॉल स्पेसिस कॉल्ड द लेक्यूनाई विच कंटेन ओस्टियोसाइट्स। अब ये आपको इन कंसेंट्रिक स्पेसिस, इन कंसेंट्रिक लेमिलाई के बीच में स्पेसिस नज़र आएंगी, ठीक है, यानी ये एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल। इस डायग्राम के अंदर जो है वो आपको सही से नज़र आएगा। ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है कि एक सेंटर है, या ये देख लें एक ये सर्कल है, उसके बाद दूसरा ये सर्कल है, तो इन दोनों सर्कल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को हम कैनालिक्यूलाई बोलते हैं, ठीक है। और ये स्पेसेस जो हैं वो फिल्ड होती हैं विद द ओस्टियोसाइट्स। इन लेक्यूनाई के साथ जो है वो छोटी छोटी जो है वो कैनाल्स गुजर रही होती हैं जिसको हम कैनालिक्यूलाई बोलते हैं। दीज कैनाल्स आर फिल्ड विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इन कैनालिक्यूलाई के बीच में हमारे पास जो ओस्टियोसाइट्स के फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं वो स्प्रेड हुए होते हैं। ये अब आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये उसने डिटेल से दिखाया हुआ है कि ये जो है ओस्टियोसाइट है, यानी ये स्पेस होगी लेक्यूनाई, ठीक है। और इन स्पेसिस के साथ छोटी छोटी कैनाल्स निकल रही होती हैं जिसको हम कैनालिक्यूलाई बोलते हैं। और इस तरह से ये पूरा जो है वो एक लेमिलाई का स्ट्रक्चर बनता रहता है। Canaliculi connect the lacunae with the one another and with the central canal, forming the intricate miniature system of the interconnected canals throughout the bone. This system provides many routes for the nutrients and oxygen to reach the osteocytes for the removal of waste. The shaft of a long bone resists the bending or fracturing इवन व्हेन कंसिडरेबल फोर्स इज़ अप्लाइड विद देयर एंड। यानी ऑस्टियोन की जो पैरेलल अरेंजमेंट है शाफ्ट के साथ, यही अरेंजमेंट जो है वो बोन को अलाउ करती है टू रेजिस्ट टू बियर द फोर्स या प्रेशर। कॉम्पैक्ट बोन टेंड्स टू बी थिकेस्ट इन दोज पार्ट्स ऑफ द बोन वेयर स्ट्रेसेस आर अप्लाइड इन रिलेटिवली फ्यू डायरेक्शंस। अब बोन जो है वो हमने यही पढ़ा था कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग बोन है, ठीक है। यानी क्या होता है कि बोन के जिस पॉइंट पे बार बार स्ट्रेस पड़ रहा होता है, बार बार प्रेशर आ रहा होता है, वहाँ की साइड की जो बोन है वो इन्हांस होना शुरू हो जाती है, उसमें हाइपरट्रॉफी आना शुरू हो जाती है। यानी उसके फाइबर्स जो हैं वो इस अरेंजमेंट में आना शुरू हो जाते हैं जो उस फोर्स को, उस प्रेशर को विदस्टैंड कर सकें। अगेन यही बात कि लाइन ऑफ स्ट्रेस जो है वो बोन के अंदर स्टैटिक नहीं होती। ये जैसे जैसे पर्सन जो है वो चलना सीख लेता है, डिफरेंट जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी करता है, उस फिज़िकल एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में बोन जो है वो अपनी कंपोजिशन चेंज करती रहती है ताकि वो उस प्रेशर को बियर कर सके। ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स फ्रॉम द पेरिओस्टियम पेनिट्रेट द कॉम्पैक्ट बोन थ्रू द ट्रांसवर्स परफोरेटिंग कैनाल्स, उनको हम वोल्टमैन कैनाल्स बोलते हैं। अब हमने पढ़ा था कि पेरिओस्टियम से ब्लड वेसल्स और नर्व्स आती हैं और वो सेंट्रल कैनाल के अंदर जाती हैं जिसको हम हेवर्जियन कैनाल भी बोल रहे थे। तो वहाँ से हेवर्जियन कैनाल तक आने में क्या आएगा कि ट्रांसवर्स कैनाल्स आएंगी जिनको हम वोल्कमैन कैनाल बोलेंगे। लाइक ये आपका पेरिओस्टियम है और इसी के पैरेलल जो है वो ऑस्टियोन सिस्टम है। तो यहाँ से एंटर होने के बाद ऑस्टियोन में जब एंटर होंगी तो फिर किसी ट्रांसवर्स कैनाल के थ्रू होंगी, तो जो ट्रांसवर्स कैनाल्स होंगी वो वोल्कमैन्स कैनाल होंगी। These vessels and nerves of the perforating canals connect with those of the medullary cavities। ये जो vessels हैं, nerves हैं जो वोल्कमैन कैनाल के अंदर से आ रही हैं, ये medullary cavity के साथ भी कनेक्ट करती हैं, पेरिओस्टियम के साथ भी और सेंट्रल कैनाल के साथ भी। Arranged around the entire outer and inner circumference of the shaft of a long bone are lamellae called the circumferential lamellae। यानी ये जो सारे इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिलाई बनता है शाफ्ट के अंदर, उनको हम सर्कमफेरेंशियल लेमिलाई बोलते हैं। वो लेमिलाई जो बोन के पेरिओस्टियम के पास होंगे उनको हम आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिलाई बोल देंगे,
और वो लेमिलाए जो बोन मैरो की तरफ होंगे उनको हम इंटरफेरेंशियल सर्कमफेरेंशियल इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिलाए बोलेंगे। ये देखेंगे अब आपका पेरियोस्टियम है, तो पेरियोस्टियम के क्लोज जो सर्कमफेरेंशियल लेमिलाए होंगे उनको हम आउटर सर्कमफेरेंशियल लेमिलाए बोल देंगे, और वो लेमिलाए जो बोन मैरो के पास होंगे उनको हम इनर सर्कमफेरेंशियल लेमिलाए बोलेंगे। नेक्स्ट इज स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन को ट्रेबेकुलाई बोन भी बोलते हैं, कैंसेलियस बोन भी बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो प्रॉपर ऑस्टियोन का सिस्टम है वो नहीं है, इसमें ऑस्टियोन या हेवर्जियन सिस्टम एब्सेंट होता है, बल्कि क्या होता है कि इसी तरह से लेमिलाए होते हैं, वो इरेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं और उसको वो मिलकर ट्रेबेक्युलाई बनाते हैं। ट्रेबेक्युलाई के बीच में स्पेसेस होती हैं, ये स्पेसेस फिल की जाती हैं बाय द बोन मैरो। Both types of the bone marrow contain various small blood vessels that provide nourishment to the osteocytes. Each trabeculi consists of concentric lamellae, osteocytes that lie in the lacunae. उसी तरह से lamellae होंगे, lacunae होंगे, canaliculi होंगे। स्पॉन्जी बोन अब कहाँ कहाँ पे मिलकर बनी हुई होती है? लॉन्ग बोन की शैफ्ट का जो कोर है वो स्पॉन्जी बोन से मिलकर बना हुआ होता है, शॉर्ट बोन्स मिलकर बनी हुई होती हैं सिस्माइड बोन, और इरेगुलरली शेप्ड बोन में भी स्पॉन्जी बोन होती है। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। हमने कहा था कि इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर अगेन उसी तरह से कोलेजन के फाइबर्स होंगे और वो कंसेंट्रिक अरेंजमेंट में होंगे, उसको हमने क्या बोल दिया था, पर यहाँ पे ये प्रॉपर ऑस्टियोन सिस्टम नहीं बना रहे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, ये ट्रेबेक्युलाई बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लेमिलाए होंगे, लेमिलाए के बीच में स्पेसेस होंगे जिसको हम लेक्यूनाई बोलेंगे, ठीक है। वो स्पेसेस इसी तरह से सेल्स से फिल्ड होंगी और इन स्पेसेस का कनेक्शन होगा विद द स्मॉल कैनाल्स विच आर नोन एज कैनालिक्युलाई। स्पॉन्जी बोन इज ऑलवेज कवर्ड विद द लेयर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन फॉर प्रोटेक्शन। स्पॉन्जी बोन ऐसा नहीं है कि वो लेस ऑर्गेनाइज होगी, क्योंकि वहाँ पर ऑस्टियोन जो थे वो एक वेल ओरिएंटेड वे में जो है ना वो लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस तरह से नहीं है कि ट्रेबेक्युलाई रैंडमली लगे हुए होंगे, ट्रेबेक्युलाई भी वेल ओरिएंटेड वे में जो वो लगे हुए होंगे, और इस तरह से ये जो है स्पॉन्जी बोन जो है वो एबल होती है टू विदस्टैंड दैट स्ट्रेस। Trabeculi do not achieve their final arrangement until locomotion is completely learned. अगेन उसी तरह से जैसे कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हम देख कर आए थे कि जैसे जैसे स्ट्रेस की डायरेक्शन चेंज होती रहती है वैसे वैसे बोन जो है वो अपने फाइबर्स के अरेंजमेंट जो है उसी तरह ऑल्टर करती रहती है, बोन मिनरल डेंसिटी चेंज होती रहती है। इसी तरह से स्पॉन्जी बोन के अंदर भी ये सारा फिनोमिना जो है वो हो रहा होता है। स्पॉन्जी बोन जो है वो डिफर करती है कॉम्पैक्ट बोन से टू डिफरेंट वेज में। एक तो ये कि स्पॉन्जी बोन जो है वो स्पॉन्जी बोनी टिश्यू जो होगा वो लाइट इन वेट होगा, इस तरह से ये बोन के वेट को रिड्यूस कर देता है। दिस रिडक्शन इन द वेट अलाउ द बोन टू मूव मोर रेडिली व्हेन पुल्ड बाय अ स्केलेटल मसल्स। इसके साथ दूसरा जो डिफरेंस है विद द कॉम्पैक्ट बोन वो क्या है कि जो ट्रेबेक्युलाई हैं स्पॉन्जी बोन के वो सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं रेड बोन मैरो को। स्पॉन्जी बोन अब कहाँ कहाँ पे होगी? हिप बोन के अंदर होगी, रिब्स, स्टर्नम के अंदर, वर्टिब्रा के अंदर, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में। या अगेन उसी तरह से हमारे पास स्पॉन्जी बोन का जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि ये हमारे पास लेमिलाए हैं, ठीक है। लेमिलाए के बीच में स्पेसेस हैं जिनको हम लेक्यूनाई बोल रहे थे, ये फिल्ड थी विद द सेल्स, और इनके बीच में एक सेंट्रल हेवर्जियन कैनाल है, ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेवर्जियन कैनाल है और उसके बाद इनकी जो आपस में कैनालिक्युलाई की आपस में जो कनेक्शन है, सॉरी लेक्यूनाई के जो आपस में कनेक्शन है वो विद द हेल्प ऑफ कैनालिक्युलाई है। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ कंडीशंस जो बोन के साथ रिलेटेड होती हैं। फ्रैक्चर अब हमारे पास वो मेडिकल कंडीशन है जिसमें बोन की कॉन्टीन्यूटी में डिसरप्शन आनी शुरू हो जाती है, यानी एक बोन के अंदर जो कॉन्टीन्यूटी है जो वो चलती आ रही है शुरू से लेकर एंड तक, वो बोन में रप्चर आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? फ्रैक्चर कहलाता है। अब ये रप्चर इसी तरह से ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ऑब्लीक भी हो सकता है। अगर इस तरह से हिट हुई है तो बोन इस तरह से टूट जाएगी,
बोन के एंड्स जिग जैग वे में भी जा सकते हैं। एक फ्रैक्चर होता है जिसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। ये बोन बनाई हुई है, ठीक है। और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है कि वो सिर्फ बोन के हाफ साइड को जो है वो डैमेज करेगा। तो फिर क्या होगा, इस तरह का जो फ्रैक्चर है वो क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, ये जो फ्रैक्चर है ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है। सो फ्रैक्चर क्या है कि बोन की कॉन्टीन्यूटी के अंदर जो है वो डिसरप्शन आ जाएगी, तो फिर वो फ्रैक्चर होगा। अब ये फ्रैक्चर क्या है कि पूरी बोन को उसने डैमेज नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ बोन की हाफ साइड को डैमेज किया। दिस इज़ द ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज़ ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस बोन की वो कंडीशन है जिसमें बोन की जो बोन मिनरल डेंसिटी है, जो हम पढ़ कर आए थे कि ओस्टियोब्लास्ट सेल्स और ओस्टियोक्लास्ट सेल्स जो हैं वो बैलेंस में काम करते हैं। बोन की एक जो प्रॉपर शेप है वो मेंटेन रहती है। जब वो ख़राब हो जाएगा तो उस वजह से जो कंडीशन जो है वो रेज होती है उसको हम ओस्टियोप्रोसिस बोलते हैं। ओस्टियो मीन बोन एंड प्रोसिस मीन पोरस, यानी बोन वीक होना शुरू हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, जो उसकी हार्डनेस है, थिकनेस है उसकी, वो जो है ना वो पतली होना शुरू हो जाती है। फीमेल्स में ज़्यादा होती है और ये एज रिलेटेड है। नेक्स्ट इज़ पैजेट्स डिजीज़। पैजेट्स डिजीज़ जो है वो हमारे पास वो डिजीज़ है जिसमें उसका जो रीमॉडलिंग का बैलेंस जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है ना। और उस तरह से क्या होता है कि जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं और जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, उन्होंने जो मिनरल्स रखने थे बैलेंस के अंदर वो ख़राब हो जाता है, यानी बोन बनती भी है, बोन टूटती भी है, लेकिन वो नॉर्मल वे में नहीं बनती। इस तरह से बोन जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है और वो फ्रेजाइल होती है। एक नॉर्मल बोन के ऊपर जो स्ट्रेस लगता है, अगर उस डिजीज़्ड पर्सन के ऊपर वो स्ट्रेस लगेगा तो वो बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। दिस इज़ पैजेट्स डिजीज़। उसके बाद है रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया जो है वो हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें मिनरल्स जो है वो सही से डिपॉजिट नहीं होते ओस्टियोइड के अंदर, यानी मिनरल के डेपोजिशन की वजह से ही बोन के अंदर हार्डनेस आती है ना। और ये जो है वो डेपोजिशन विटामिन डी की वजह से होती है। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया जो है वो एसोसिएटेड होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ। रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया में एक ही बात है कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से बोन वीक होती है, लेकिन सिर्फ एज ग्रुप का डिफरेंस है। अगर बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो वो कंडीशन रिकेट्स कहलाती है, और अगर एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उसको हम ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ ओस्टियोमलाइटिस। ओस्टियोमलाइटिस जो है वो हमारे पास इन्फेक्शन ऑफ द बोन मैरो है, ठीक है। कि जब आइटिस जहाँ पे भी आएगा ITIS, इसका मतलब होता है इन्फेक्शन। ओस्टियोमलाइटिस मीन बोन मैरो का इन्फेक्शन। मोस्टली इन्फेक्शन इसमें जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है। इसी तरह से इसमें क्या होगा कि बोन पेन होगी और इसके साथ साथ जो है वो कुछ सिस्टेमिक इन्फेक्शंस, सिस्टेमिक साइंस ऑफ इन्फेक्शन वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल फीवर वगैरह। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आई वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।